नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर को। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा करंट अफेयर में वो होगा स्वच्छ सर्वेक्षण योजना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था और इस मिशन का उद्देश्य ये था कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को एक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करना था। स्वच्छता के मुद्दे पर देश भर के नगर निगमों और स्थानीय शहरी निकाय के मध्य स्वच्छता प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण आरंभ किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में 73 शहरों को शामिल किया गया था। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, 2018 और 2019 में क्रमशः 434, उसके बाद 4203, उसके बाद 4237 शहरों को शामिल किया गया। अब देख लेते हैं इसमें कुछ तथ्य जो इम्पोर्टेंट है उसको। 20 अगस्त 2020 को आवासन एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 28 दिनों तक सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 4242 शहरों में संचालित किया गया। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे भी था। 1098 शहरी स्थानीय निकाय को ODF प्लस तथा 483 शहरों को ODF प्लस प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया। कुल 6 शहरों को 5 स्टार प्रमाणन दिया गया, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार प्रमाणन तथा 70 शहरों को 1 स्टार प्रमाणन दिया गया। शीर्ष 10 शहरों जिनकी जनसंख्या क्या है 10 लाख से अधिक है को रैंकिंग इस प्रकार दिया गया है। इसमें हमें पहला रैंक तो याद ही करना है। जो पहला है रैंक दिया गया वो इंदौर को, जो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, राजकोट है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमें याद रखना है, इंदौर और सूरत को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तो BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस श्रेणी में सर्वेक्षण 2020 के तहत बिहार के पटना को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इस श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें लखनऊ को पहला स्थान यानी 12वां स्थान। वैसे तो 12वां स्थान, पर अगर जो उत्तर प्रदेश की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लखनऊ पहले स्थान पर, ठीक है। आगरा को 16वां स्थान, गाजियाबाद को 19वां और प्रयागराज को 20वां स्थान मिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अन्य शीर्ष स्थान प्राप्त शहरों में कानपुर है जो 25वां स्थान पे है, वाराणसी है जो 27वें स्थान पे है। इस सर्वेक्षण के तहत 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों को प्रथम श्रेणी, ठीक है, श्रेणी में प्रथम स्थान पर अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, द्वितीय स्थान पे मैसूरू जो कर्नाटक में है और तृतीय स्थान पर नई दिल्ली है, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक श्रेणी में कुल 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। गंगानगरों में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी को प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर कानपुर है। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में कन्नौज प्रथम स्थान पे, बिजनौर दूसरे स्थान पे है ना। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का शुभारंभ किया गया है, वो है 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत केंद्रीय आवास
एवं शहरी मामले के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ मिशन के अंतर्गत की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्रों के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला का 6वां संस्करण होगा। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत की गई श्रेणी की घोषणा भी की गई है, जिसका नाम प्रेरक दौर सम्मान इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ हैं, है ना, जिसमें दिव्य, प्लेटिनम, अनुपम, गोल्ड, उज्ज्वल, सिल्वर, उदित, ब्रांज, आरोही, एम्पायरिंग यानी आकांक्षी जिला को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लीव आउट कर देते हैं। और नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जो योजना है वो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया था, जिससे सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाया जा सके। ठीक है जी। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार की नौकरी में ग्रुप बी और सी के पदों के लिए उम्मीदवार हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है CET का आयोजन किया जाएगा। इस सामान्य योग्यता परीक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में चयन हेतु विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित विविध परीक्षाओं को एकल ऑनलाइन टेस्ट से प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समय तो सभी लोग जूझ ही रहे हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सामान्य योग्यता परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा मुख्यतः 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। पहला होगा स्नातक, दूसरा उच्च माध्यमिक यानी 12वीं और तीसरा मैट्रिक यानी 10वीं उत्तीर्ण के लिए होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए केवल प्रथम स्तर यानी 1 टियर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वही भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया टियर 2 और 3 के लिए परीक्षा का आयोजन संबंधित एजेंसी SSC, RRB, IBPS द्वारा किया जाएगा। आरंभ में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा SSC, RRB, IBPS की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बाद में इसके अंतर्गत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा सामान्य योग्यता परीक्षा में प्राप्त स्कोर 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। देश के प्रत्येक जिलों में परीक्षा केंद्र होगा। वहीं 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए $1,517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी होगा। भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी इसका अध्यक्षता करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आपका योजना जो है अटल रैंकिंग 2020। भारत सरकार द्वारा 2010 और 20 के दशक को नवाचार का दशक घोषित
किया गया है। वर्ष 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से सुधार करते हुए भारत 2020 में 48वें स्थान प्राप्त किया है। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसमें जो हमें याद रखना है वो कौन कौन सा पॉइंट है देख लेते हैं। 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं को अटल रैंकिंग 2020 जारी किया। इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। अटल रैंकिंग 2020 को 2 श्रेणियों में यथा सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान तथा निजी व स्वचालित संस्थानों के तहत जारी किया गया था। इसे पुनः 5 उपश्रेणियों में विभाजित किया गया। इस बार रैंकिंग में पहली बार महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों की सूची के रूप में 6ठी उप श्रेणी जारी की गई। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम स्थान, इसे हमें याद रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास है उसको पहला स्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को द्वितीय स्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है ना। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि आईआईटी मद्रास को, उसके बाद दूसरे बार आईआईटी बॉम्बे को, तीसरे बार आईआईटी दिल्ली को स्थान मिला हुआ है। इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 6वां, यानी यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कानपुर को 6वां स्थान है। अलीगढ़ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू को 11वां स्थान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। निजी व स्व वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की सूची में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान ओडिशा को प्रथम। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो योजना है उसको देख लेते हैं, अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत हम स्टडी कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाजे से भारत का एक संवेदनशील क्षेत्र है। भारत की इस एक्ट ईस्ट नीति में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का आधारशिला रखा था। स्मरण बिंदु जो है उससे देख लेते हैं। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत की। इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगा। इसके तहत चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के मध्य 2x200 Gbps तथा पोर्ट ब्लेयर के अन्य द्वीपों यथा स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट के मध्य 2x10 Gbps सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है। इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है। इस पर लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट योजना देख लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे
है ना। तो रोपवे या रज्जू मार्ग विशेष रूप से खानों या पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है। इसमें केबलों के माध्यम से बक्सेनुमा केबिनों द्वारा परिवहन किया जाता है। इससे दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में यात्रा की जा सकती है। अब जो है इसमें याद करने वाली पॉइंट वो है 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। इस रोपवे की लंबाई 1.82 किलोमीटर है। वर्ष 2006 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण को इस रोपवे का निर्माण हेतु अधिकृत किया गया था। इसकी लागत राशि जो है 56.08 करोड़ रुपए हैं। यह रोपवे गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। दातव्य है कि रोपवे एक छोटे से द्वीप पीकॉक आइलैंड के ऊपर से गुजरते हैं, जहां पर प्रसिद्ध उमानंद मंदिर स्थित है। तो नेक्स्ट आपका योजना देख लेते हैं। नेक्स्ट योजना है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या है। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। 12 मई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है। कब की गई? 12 मई 2020 को। इस अभियान का मुख्य जो ध्येय था स्वदेशी निर्मित या स्वदेशी विनिर्मित एवं उपभोग को प्रमुखता प्रदान करना था। इसमें जो याद करने वाली बिंदु है वो है 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुरुआत किया गया। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 7 से 14 अगस्त 2020 तक मनाया गया। 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री ने डिजिटल लिंक के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा नए बुनियादी ढांचों के निर्माण के साथ सुविधाओं को आधुनिकीकरण और उन्नयन की पहलों का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह में उन हथियारों और उपकरणों की सूची प्रदर्शित की गई है जिसका भारत में स्वदेशी विनिर्माण होगा। 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की नकारात्मक सूची घोषित की। इन हथियारों एवं सैन्य उपकरणों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रॉकेट और मिसाइल आदि सम्मिलित हैं। नकारात्मक सूची में शामिल हथियार प्रणाली को आगे यातायात नहीं किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण करने की दिशा में कदम उठाया गया है। रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देश में स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पाद एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के मसौदे का निर्माण किया है। तो दोस्तों ये इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ रहेंगे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।